लो भींच लिया मुट्ठी में तारे तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। लो भींच लिया मुट्ठी में तारे तुम नगर में ढोल पिटा दो जी। अंधेरा हो लाख घना पर अंधेरा है अंत नहीं। अंधेरे हो लाख घने पर अंधेरे हैं अंत नहीं। गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। स्वागत है आपका। इतिहास की जो जो इतिहास का पेपर चल रहा था, उस इतिहास के पेपर में हमने आपको लगभग एक क्लास यूरोपियों के आगमन के करा दिए थे। जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको आज हम करा दे रहे हैं। जीडी के कल जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कल कराए जाएंगे। जीडी के जो मॉडल पेपर चल रहा है वो कल। आपको एक दिन इतिहास और एक दिन मॉडल पेपर, एक दिन इतिहास और एक दिन मॉडल पेपर, यानी एक क्लास आपको मिलेगा टॉपिक वाइज। ज्योग्राफी करा दिया था, अभी इतिहास करा रहे हैं। आज यूरोपियों का आगमन समाप्त करके आपके लिए कल परसों की जो इतिहास की क्लास होगी उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लेकर आएंगे। और कल फिर आपको क्लास मिल जाएगा किसका, एक दिन आपको मिलेगा मॉडल पेपर और एक दिन आपको एक क्लास मिल जाएगा आपको क्या, आपके टॉपिक वाइज जो आपके जीडी में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग टॉपिक कवर कर लेंगे और प्लस क्या काम किया जाएगा, जीडी के जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो जीडी के मॉडल पेपर चल रहे हैं उनको भी कर लिया जाएगा, अल्टरनेटिव कर लिया जाएगा। या फिर अगला हमारा प्रयास है जैसे भी हमें समय मिलेगा हम क्या काम करेंगे, आपके लिए एक दिन में 2 वीडियो डाल देंगे, 2 क्लासेस चला देंगे आपके लिए, एक टॉपिक और एक जीडी का मॉडल पेपर। चलिए फिलहाल आज के लिए जो यूरोपियों के आगमन पर जिस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसी टॉपिक पर आज लगभग यूरोपियों के आगमन से सारे क्वेश्चन कर लिया जाएगा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बचेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से टॉपिक पर क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। चलिए पहला सवाल दिया हुआ है आपके सामने, देखिए। अगर आपने कभी ऑफलाइन पढ़ा होगा हमसे फैजाबाद में नॉलेज पार्क या फिर इन्फेंटिव में, तो लगभग इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर लगभग हमने आपको पढ़ाया होगा। तो अगर आपने ऑफलाइन क्लासेस लिए होंगे तो यहाँ पर आपको मिला होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, कह रहा पुर्तगालियों का उपनिवेश प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। पुर्तगालियों के उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। देखिए वही सवाल कह रहा पुर्तगालियों के उपनिवेश में भारत का प्रथम गवर्नर कौन था। भारत में प्रथम गवर्नर कौन थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ये कब आए थे, ये आए थे भारत में कब, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आए थे 1505 में। कब तक थे भारत में ये, 1509 तक। और यही जो हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा जो हैं यही भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ही भारत में क्या हैं, प्रथम पुर्तगाली वायसराय हैं। भारत में जो प्रथम पुर्तगाली आए थे उनका नाम क्या था, 17 मई 1498 को कौन आया था, ये आए थे कौन, वास्को डिगामा। बेटा बार्थोलोमियो डियाज, इसमें लिखा हुआ है बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1487 में क्या, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप ये खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। और ये केप ऑफ गुड होप है कहाँ पर, तो ये क्या है, ये अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप की, ये अफ्रीका महाद्वीप की क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंद है। ये मिलेगा आपको सबसे दक्षिणतम बिंद, सबसे दक्षिणतम बिंद मिलेगा केप ऑफ गुड होप। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। अगर आप दक्षिण अफ्रीका को देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ इस तरह, इस वाले एरिया में। इधर मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इस वाले एरिया में। और इधर मिलेगा आपको हिंद महासागर, इस वाले एरिया में मिलेगा आपको हिंद महासागर। और ये यहीं पर आपको मिलेगा इस वाले एरिया में, यहीं पर मिलेगा आपको क्या, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप
ये केप ऑफ गुड होप। जब बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचेंगे कब? 1487 में। और बार्थोलोम्यू डियाज इसी केप ऑफ गुड होप पर, बार्थोलोम्यू डियाज इसी केप ऑफ गुड होप पर पहुंचकर मार्ग क्या होगा? भटक जाएंगे। फिर इसी मार्ग के द्वारा क्या होगा? 17 मई, इसी मार्ग के द्वारा 17 मई 1498 को अब्दुल माजिद की सहायता से वास्को डी गामा कहाँ पहुंच जाएंगे? भारत पहुंच जाएंगे। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर, ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर 1509 में आएंगे, 1515 तक रहेंगे। इनके द्वारा क्या काम किया जाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर बेटा क्या काम करते हैं? ये 1510 में केरल को क्या बनाते हैं? ये केरल को राजधानी बनाते हैं। 1510 में केरल को क्या बनाएंगे? राजधानी। 1510 में गोवा जीतेंगे। क्या? गोवा। ये गोवा जीत लेंगे। किससे जीतेंगे? आदिल यूसुफ शाही सुल्तान से। आदिल यूसुफ शाही सुल्तान से क्या करेंगे? गोवा जीत लेंगे। 1511 में ये क्या जीतेंगे? मलक्का जीतेंगे। और 1515 में क्या जीतेंगे? हुरमुज जीतेंगे। हुरमुज 1515 में हुरमुज फारस की खाड़ी में स्थित है। 1515 में हुरमुज जीत लेंगे। कौन? अल-बुकर। और यही अल-बुकर पुर्तगाली शक्ति का भारत में क्या बनेंगे? वास्तविक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बनेंगे अल-बुकर। कहां पर? भारत में। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली या स्वाली के युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। बेटा आपको एक बात जाननी चाहिए, क्या कि जब 1608 में कैप्टन हॉकिंस अपने हेक्टर नामक जहाज से भारत जब पहुंचेगा, 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस अपने हेक्टर नामक जहाज से पहुंचेगा गुजरात के सूरत, तो बेटा यहाँ पर पुर्तगाली क्या होगा? यहाँ पर पुर्तगाली होगा दोस्त। पुर्तगाली क्या काम करेंगे? पुर्तगाली और गुजराती ये मिलकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे। अंग्रेजों का जब विरोध करेंगे तो जो जहांगीर रहेगा वो अनुमति तो प्रदान कर देता है, लेकिन इनके दबाव में आकर क्या करता है? अनुमति रद्द कर देता है। तो जब अनुमति रद्द कर देता है तो पुर्तगाली जो अंग्रेज हैं वो 1611 में पहुंच जाएंगे। कहां पर? मसूलीपट्टनम में। और यही मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों की दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री लगेगी 1611 के मसूलीपट्टनम में। इसके बाद बेटा एक गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा मिल्डल्टन। जो मिल्डल्टन होंगे, ये मिल्डल्टन क्या काम करेंगे? मिल्डल्टन क्या काम करेंगे? ये स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर देंगे 1612 में। कब? 1612 में। और जब पुर्तगालियों को 1612 में पराजित कर देंगे तो जहांगीर प्रसन्न हो जाएंगे। और जहांगीर बेटा प्रसन्न होकर क्या काम करेंगे? 1608 की अनुमति को 1612 में प्रदान करेंगे और कंपनी 1613 में बनकर क्या होगी? तैयार होगी। किसकी? अंग्रेजों की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? स्वाली के युद्ध में कैप्टन सर थॉमस रो, विलियम्स हॉकिंस स्वाली के स्थान को हराया था। कहां पर? कैप्टन विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोस चाइल्ड। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों ने, यह सवाल का सही क्या लिखा हुआ? स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम्स हॉकिंस। बेटा इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो विलियम हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस नहीं होगा यहाँ, विलियम हॉकिंस नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए था मिल्डल्टन। मिल्डल्टन ने 1612 में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। ये स्वाली है कहाँ पर? ये स्वाली है गुजरात में है। स्वाली कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है। अगला सवाल, ये निम्नलिखित में से कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कौन तत्कालीन कारण था? कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो बेटा कल वाले पेपर में, कल जब मैं आपको जीडी का पेपर करा रहा था तो बताया था कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे बच्चे। कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1746 से चला था, 1748 तक चला था कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध चलेगा
49 से शुरू होगा, 1749 से शुरू होगा और ये चलेगा 1754 तक। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध चलेगा 1756 से 1763 तक। यही युद्ध कहलाएगा सप्तवर्षीय युद्ध। जो प्रथम युद्ध का कारण था ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था, और जो द्वितीय युद्ध का कारण था ये कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार था। और जो तृतीय युद्ध का कारण था इसका भी कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। इसका भी कारण था क्या? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है ये सेंट थोमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय युद्ध पांडुचेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, और तृतीय युद्ध वंडीवास के नाम से जाना जाता है। प्रथम युद्ध समाप्त होगा एला सापेल की संधि के तहत, और द्वितीय युद्ध समाप्त होगा पांडुचेरी के संधि के तहत। तृतीय युद्ध समाप्त होगा पेरिस के संधि के तहत। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखिए तो इस क्वेश्चन में आपके क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? कहाँ का उत्तराधिकारी? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी। ऑस्ट्रिया के राजगद्दी की वजह से यह युद्ध हुआ था। अगला सवाल, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने जिसे खान की उपाधि दिया था उसका नाम क्या था? जहांगीर ने जिसे खान की उपाधि दिया था कौन? कैप्टन हॉकिंस। जब हॉकिंस आया था तो हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात किया था। किससे? जहांगीर से। और जहांगीर प्रसन्न होकर कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि दिया था? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान या फिरंगे खान की उपाधि दिया था। और इसी हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। 400 का मनसब दिया था। किसने दिया था? ये 400 का मनसब दिया था जहांगीर ने। किसे? कैप्टन हॉकिंस को। और जहांगीर ने किसे व्यापारिक छूट प्रदान किया था? सर टॉमस रो। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा यात्री कौन था? सर टॉमस रो। और पहला यात्री कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये किसके नाम की चिट्ठी लेकर आया था? ये अकबर के नाम की चिट्ठी लेकर कहाँ आया था? भारत आया था। कब आया था? 1608 में। किंतु 1605 में अकबर मर गए थे, इसलिए किसके दरबार में पहुंचा था? ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ध्यान दीजिएगा, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से कहां मिला था? आगरा के दरबार में। और सर टॉमस रो कहां मिले थे? राजस्थान में। अगला सवाल कह रहा उस क्षेत्र की पहचान करें। देखिए बेटा, इतिहास बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। जल्द ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं जीडी के आपके 30 सेट करा दूंगा मॉडल पेपर, उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी और इतिहास के पहले 2 क्लासें फाउंडेशन बैच के रूप में पढ़ाऊंगा। आपसे बस आप हमारे साथ बने रहें। आपकी जो पुलिस के वैकेंसी की नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ आने वाला है, शायद पेपरों में चालू हो गया है कि पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो जो पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जीएस के लगभग आपके जो सब्जेक्ट दिए हुए टॉपिक वाइज जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था, ये मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा दूंगा आपको। और उस पर फिर हम लोग पेपर भी करेंगे। विविध वगैरह जो दिए हैं उत्तर प्रदेश विशेष वगैरह वो भी पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब की दुनिया बिल्कुल फ्री। बस आप क्या काम कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिएगा। जल्द मैं आपके लिए यूपीपी के लिए जीएस की फाउंडेशन बैच लेकर आऊँगा। और आपको कुछ पे नोट डाउन नहीं करना पड़ेगा, पीडीएफ नीचे लिंक में रहेगा, नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम से चैनल से। बस केवल आप क्या काम कीजिएगा, यहाँ पर आप पढ़िएगा, केवल पढ़िएगा, कंटेंट पढ़िएगा, समझिएगा। जीएस के वो जमाने उड़ गए जब वो सवाल पूछते थे केवल 1 लाइनर। अब सवाल पूछे जाते हैं, विचार कीजिए, सम्मिलित कीजिए, उनके सिद्धांत पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट अब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटकर एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर अब आप जीएस नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको सब्जेक्ट की गहरी जानकारी नहीं होगी आप जीएस अब नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को पढ़िए, टॉपिक कवर करने का प्रयास ही मत, टॉपिक कवर करिए, टॉपिक कवर कीजिए, प्लस सब्जेक्ट की अवधारणा को समझने का प्रयास कीजिए। सब्जेक्ट पढ़िए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से अब आप जीएस को निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है। देखिए, उस क्षेत्र का नाम बताएं, उस क्षेत्र का
उस क्षेत्र का नाम बताएं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोपीय, सवाल क्या है, जहां यूरोपीय सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, बेटा गुजरात, इसका सही जवाब क्या है, गुजरात। वो क्षेत्र क्या है, गुजरात है। यहीं से पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। तंबाकू भारत में कौन लाया था, कौन लाया था, पुर्तगाली लाए थे। देखिए पुर्तगालियों द्वारा भारत में क्या क्या लाया गया था, तो अगर आप पुर्तगालियों द्वारा जानेंगे तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में क्या लाया गया था, तंबाकू लाया गया था। तंबाकू के अलावा क्या लाया गया था, आलू, तंबाकू, आलू, तंबाकू, आलू, मक्का। मक्का बेटा ये है, मक्का है यूएसए की फसल, लेकिन भारत में इसे लाया कौन है, इसे लाया है कौन, पुर्तगाली लेकर आए हैं। इसे भारत में कौन लेकर आए हैं, पुर्तगाली। इनके अलावा शकरकंद, शकरकंद ये भी पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है। पपीता, पपीता, लीची, लीची, अनानास, अनानास, पपीता, लीपी, पपीता, लीची, अनानास, काजू, 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 बादाम, बादाम, टमाटर, 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 ये भारत में कौन लाया है, ये लेकर आए हैं कौन, पुर्तगाली। ये भारत में कौन लेकर आए हैं, कौन लेकर आया है, पुर्तगाली। बेटा यहां आपको एक बात याद रखना है, क्या कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में स्थित है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। देखिए आगे, तो इसका क्या कह रहा है, देखिए अभी आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर इससे ठीक पहले जो क्वेश्चन था, कह रहा 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहां स्थापित की थी। बेटा ये 1612 में गए थे कहां पर, ये गए थे बेटा कहां पर, मसूलीपट्टनम में। 1612 में, ये 1611 में, और 1612 में बेटा गुजरात। तो कुछ किताबों में ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, गुजरात, गुजरात के कहां पर, सूरत में। असल में ये कंपनी स्थापित हुई थी कब, 1608 में, 1608 में। लेकिन बेटा अनुमति रद्द कर दिया गया था। दोबारा अनुमति कब दिया गया, 1612 में। क्यों दिया गया, क्यों, क्योंकि स्वालिक के युद्ध में, स्वालिक के युद्ध में, स्वालिक के युद्ध में क्या काम किया, स्वालिक के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या कर दिया, पराजित। कैप्टन मिडलटन ने पराजित कर दिया और जहांगीर ने प्रसन्न होकर पुनः मान्यता दे दिया। और 1608 की कंपनी कब तैयार हुई, तो 1612 में तैयार हुई, 1612 में तैयार हुई। इसमें एक ऑप्शन जो दिया हुआ था हुगली, अंग्रेजों की पहली कोठी पश्चिम बंगाल के हुगली में कब लगी, ये लगी 1651 में। ये कब लगा, 1651 में। अंग्रेजों की पहली कोठी पश्चिम बंगाल के हुगली में कब लगी, तो ये लगी 1651 में। आगे देखें, कह रहा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया, बेटा दीवानी प्रदान किया, ठीक से समझिएगा, दीवानी प्रदान किया मतलब क्या, दीवानी व्यवस्था प्रदान कर दिया। तो बच्चे देखिए 1764 में जब बक्सर का युद्ध होगा, 1764 में जब बक्सर का युद्ध होगा, किसके किसके बीच होगा, ये लड़ेंगे कौन, नवाब, कौन, शाह आलम द्वितीय। ये जो लिखा हुआ है शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और कौन, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम, और बंगाल के नवाब मीर कासिम। और इधर कंपनी लड़ेगी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर कौन लड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बेटा इसी बक्सर के युद्ध में क्या काम किया जाएगा, इसी बक्सर के युद्ध में इन तीनों को क्या कर दिया जाएगा, हरा दिया जाएगा। कौन हरा देगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। किसको हरा देंगे, बंगाल के नवाब मीर कासिम। बेटा बंगाल के नवाब मीर कासिम भाग कर कहाँ चले जाएंगे, दिल्ली, वहीं मर जाएंगे। और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला बेटा क्या कर देंगे, आत्मसमर्पण। कैप्टन तो यहां से बच्चा जब ये आत्मसमर्पण कर देंगे तो फिर एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव आएगा बेटा, और रॉबर्ट क्लाइव क्या काम करेंगे, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की क्या करेंगे, संध। और ये इलाहाबाद की कौन सी संध होगी, प्रथम संध होगी। और इलाहाबाद की प्रथम संध कौन करेंगे, शाह आलम
द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और कौन करेगा उधर से रॉबर्ट क्लाइव, कौन रॉबर्ट क्लाइव, ये करेंगे इलाहाबाद की प्रथम संध। और इसी संध में क्या काम किया जाएगा, कंपनी बंगाल की दीवानी व्यवस्था, बंगाल की दीवानी व्यवस्था किसके अधीन चला जाएगा, कंपनी के अधीन चला जाएगा। बंगाल की दीवानी व्यवस्था किसके अधीन चला जाएगा, कंपनी के अधीन चला जाएगा। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय को क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, शाह आलम द्वितीय को पेंशन दिया जाएगा, इनको शाह आलम द्वितीय को पेंशन दे दिया जाएगा। और बच्चे क्या काम किया जाएगा, इलाहाबाद और इलाहाबाद का कड़ा ये शुजाउद्दौला से छीन लिया जाएगा। और शुजाउद्दौला से छीन कर किसे दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा किसे, शाह आलम द्वितीय को। और यहीं से बंगाल में क्या स्थापित होगा, यहीं से बंगाल में स्थापित होगा क्या, द्वैध शासन। इसी संध को क्या कहा जाएगा, बिना अधिकार के उत्तरदायित्व नवाब के पास, और बिना उत्तरदायित्व के अधिकार किसके पास, कंपनी के पास। इसके बाद एक संध होगा 16 अगस्त 1765 को, जो कहलाएगा इलाहाबाद की द्वितीय संध। और इलाहाबाद की द्वितीय संध में क्या होगा, इलाहाबाद की द्वितीय संध किसके बीच होगा, ये होगा रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच, शुजाउद्दौला के बीच, किसके बीच, शुजाउद्दौला के बीच। और इसी संध के तहत बेटा कंपनी क्या काम करेगी, अवध से 50 लाख रुपए प्राप्त करेगी, अवध से 50 लाख रुपए प्राप्त करेगी, तथा अवध में कर मुक्त व्यापार करेगी। कंपनी अवध में क्या करेगी, कर मुक्त व्यापार करेगी। और एक अजीब सा बात होगा कि अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना तैनात किया जाएगा, अवध की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेजी सेना तैनात किया जाएगा, जिसका क्या होगा, जिसका खर्च नवाब उठाएंगे। तो ये होगा इलाहाबाद की द्वितीय संध। और इलाहाबाद की द्वितीय संध आते आते लगभग भारत क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। आगे कह रहा, बंगाल निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों की फैक्ट्री स्थापित किया गया था वह था बेटा क्या चा, हुगली में पुर्तगालियों की फैक्ट्री बंगाल में भी स्थापित हुई थी। कह रहा, एक द्वीप पर निम्नलिखित में से बड़ा नगर कौन सा है बेटा, बॉम्बे। थोड़ा बॉम्बे का अगर इतिहास समझना चाहें हम लोग, बॉम्बे के बारे में अगर कुछ समझना चाहें, जानना चाहें, देखिए बॉम्बे की कहानी होगा क्या, 1661 में बेटा 1661 में पुर्तगाली क्या काम करेंगे, पुर्तगाली क्या काम करेंगे, विवाह करेंगे। किसका विवाह करेंगे, किसका, अपने रानी, पुर्तगाली अपनी राजकुमारी, उनके राजकुमारी का नाम क्या है, कैथरीन है। कैथरीन का विवाह कर देंगे किसके साथ, ब्रिटेन के राजकुमार होंगे, उनके साथ विवाह कर देंगे। ब्रिटेन के राजकुमार का नाम क्या होगा, चार्ल्स द्वितीय, इनके साथ विवाह कर देंगे। असल में ये विवाह करेंगे क्यों, अंग्रेज बेटा, जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, अंग्रेज क्या काम करेंगे, डचों को पराजित कर देंगे पूरब की ओर, तो पुर्तगाली डर जाएंगे। तो पुर्तगाली क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, अपनी राजकुमारी के विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर देंगे। और इसी में जो बम्बई है, इस बम्बई को दहेज में दे देंगे, बम्बई दहेज में हो जाएगा, बम्बई दहेज में चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा, किसके पास, चार्ल्स द्वितीय के पास। आज के लड़के दहेज में क्या मांगेंगे, तकिया, गद्दा, बेड, अलमारी, है ना, सोफा, ये सब मांग लेंगे। अच्छा लग रहा है इनके घरे कुछ है ही नहीं बेचारों के। अरे भाई, मैरिज इज द बिग सेलिब्रेशन ऑफ द लाइफ। आप क्या काम कर रहे हैं, सामने वाला जो आपका पार्टनर है, वो सामने वाला अपने घर से तकिया लेकर आएगा तब तुम उसे सुलाओगे। अरे भाई, चटाई पे सो ले, है, सामने वाला बेड लेकर आएगा तब आप उसे सुलाओगे। सामने वाला अपने घर से बेड लाए, अलमारी लाए, तकिया लाए, गद्दा लाए, बेड लाए, क्या है यार ब्लडी जोक है। देखिए, करना मत ऐसा, सब ले लेना लेकिन बेड मत लेना भाई, बेड अपना रखो। देखिए देखो आगे, तो इसका सही जवाब हाँ बेटा, तो मुंबई दहेज में चला जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1668 में ये जो चार्ल्स द्वितीय हैं बच्चे, चार्ल्स द्वितीय मुंबई क्या काम करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे 10 लाख, ये 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर क्या काम करेंगे, इस मुंबई को दे देंगे किसे, कंपनी को। ये किसे दे देंगे, कंपनी को। और कंपनी में 1669 और 70 में, 1669 और 70 में गेरलार्ड
ओयंगियार, ये गेरलार्ड ओयंगियार क्या काम करेंगे? सालसेट द्वीप पर मुंबई नगर की क्या करेंगे? स्थापना। मुंबई नगर की क्या करेंगे? स्थापना। ये मुंबई की स्टोरी थी कि मुंबई कैसे मिला अंग्रेजों को। मुंबई अंग्रेजों को कुछ इस तरह मिला। अगला सवाल कह रहा भारत में तंबाकू का प्राचीन चलन किसके द्वारा किया गया? ये पुर्तगालियों द्वारा, जस्ट अभी बताया। लेकिन किसके शासनकाल में तंबाकू की खेती चालू हुई? तो किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासन काल में। किसके काल में? जहांगीर। बेटा डचों की देखिए, डचों के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। डच जो पहला डच यात्री आएगा उसका नाम होगा हाउटमैन। ये कहाँ आएगा? ये 1596 में आएगा। कहाँ पहुंचेगा? सुमात्रा द्वीप पर। ये सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का द्वीप है। किसका द्वीप है? ये इंडोनेशिया का। डचों की पहली कोठी 1605 में कहाँ पर लगेगी? मछलीपत्तनम में। कहाँ पर? मछलीपत्तनम में। 1605 में मछलीपत्तनम में डचों की पहली कोठी भारत में कहाँ लगेगी? मछलीपत्तनम में। इसके बाद बच्चे 1749 में बेदरा का युद्ध होगा। इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज किसे हरा देंगे? डच को हरा देंगे। डच हार जाएंगे बेदरा के युद्ध में और अपनी सभी फैक्ट्रियां अंग्रेजों के बेचकर भारत से चले जाएंगे। ठीक ध्यान दीजिएगा। डचों ने बेटा भारत में दोस्तों क्या काम किया था? तो ध्यान से सुनिएगा। पुर्तगाली भारत में मसाले का व्यापार कर रहे थे बच्चे, लेकिन डच मसाले का व्यापार नहीं कर रहे थे। डच लोग भारत में किसका व्यापार कर रहे थे? ये सूती वस्त्र का व्यापार कर रहे थे तथा नील का व्यापार कर रहे थे। तो जो डचों द्वारा भारत में कोठी लगाया गया था वो सूती वस्त्र और नील की कोठियां लगाई गई थी। आगे 15वीं शताब्दी में लड़े गए खो निम्नलिखित में से कालक्रम को सही ढंग से सजाएं। क्या है? बासर अंबर लीमा युद्ध, अंबर युद्ध पालसी खाड़वा युद्ध, वंडीवास उसके बाद क्या है? पुद और बक्सर, अंबर का युद्ध, वंडीवास का युद्ध और मंदस का युद्ध। देखिए बेटा ये सही जवाब। अंबर का युद्ध, वंडीवास कर्नाटक का तृतीय युद्ध होगा। वंडीवास उसके बाद होगा बेटे क्या? बक्सर। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही है? सी। आगे भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपियों के प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन सही नहीं है? कह रहा पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। गलत जवाब। गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। पहला ही ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा सही है। जी हाँ। कह रहा अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपत्तनम में लगाया। जी सही है। कब? 1611 में। किंतु अंग्रेजों की पहली कोठी मानी जाती है गुजरात के सूरत 1608 में। पूर्वी भारत में अंग्रेजों की कंपनी 1633 के उड़ीसा में कारखाना लगा था। जी ये सही है बेटा। अंग्रेजों की कंपनियों के बारे में अगर आप जानेंगे तो ठीक से देखिएगा। 1629 में अरमा गांव में, 1611 में मछलीपत्तनम में और 1632 में गोलकुंडा के राजा जारी कर देंगे शाही फरमान और ये पहुंच जाएंगे 1633 में कहां पर? उड़ीसा में। और 1651 में कहां पहुंच जाएंगे अंग्रेज? पश्चिम बंगाल में। और 1669 और 70 में कहां पहुंच जाएंगे? बॉम्बे में। बेटा 1639 में ये कहां पहुंचेंगे? मद्रास में एक पोर्ट बनाएंगे सेंट पोर्ट डेविड चर्च। और मद्रास अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी थी। तो पहला ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। गोवा वाला ऑप्शन गलत है। अभी आपने जाना था कि गोवा को जीता था 1510 में कौन? अल बुकर ने। अगला भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया? बेटा 1668 में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में 1668 में फ्रैंको केरो के नेतृत्व में गुजराती फ्रांसीसियों का पहला दल भारत में कहां पहुंचेगा? ये भारत में पहुंचेगा कहां पर? सूरत में। और फ्रांसीसियों की पहली कंपनी लगेगी गुजरात के सूरत में। तो सही जवाब कहीं लिखा होगा यहां पर सूरत। सही जवाब लिखा होगा क्या? सूरत। तो फ्रांसीसियों की पहली कंपनी कहां लगी है? गुजरात के सूरत में। पहला फ्रांसीसी यात्री भारत में कौन पहुंचा है? फ्रैंको केरो। फ्रांसीसियों का भारत में
वास्तविक संस्थापक कौन है शक्ति का, तो उसका नाम क्या है, डुप्ले। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, कर्नाटक के युद्ध का चर्चा करेंगे, तो वहां पर इन कुछ बातों की चर्चा बहुत डिटेल में किया जाएगा। भारत में पहली मुद्रा मशीन की स्थापना किसने की थी? बेटा डच ने। मुद्रा मशीन से मतलब है डच ऑप्शन में जी, डच बेटा पुलिकट झील के उत्तर, पुलिकट झील के उत्तर एक टकसाल लगाए थे जहां पर मुद्रा छापते थे। उस मुद्रा का नाम होता था पैगोड़ा। क्या नाम होता था उसका? पैगोड़ा। उस मुद्रा का नाम क्या होता था? पैगोड़ा होता था। अगला सवाल कह रहा यूरोपीय कंपनियों कारखाने होते थे केवल भंडारण, केवल उत्पादन केंद्र, भंडार एवं उत्पादन केंद्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक से देखिएगा बच्चे, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमारे यहाँ जो खासकर ज़्यादातर इतिहासकार पढ़ाते हैं वो जो कंपनी कहते हैं, और आपके दिमाग में कंपनी का मतलब क्या समझ में आता है कि जहाँ कुछ उत्पादन होता है। गलत जवाब बेटा। अंग्रेजों ने भारत में कोई कंपनी वगैरह नहीं लगाया था। ये बेटा लगाते थे क्या? कोठी। और ये कोठियाँ बेटा केवल विनिमय का माध्यम थी। ये विनिमय का माध्यम थी। ये करती क्या थी? ये बेटा भारत में कच्चे माल खरीदती थी। ये कच्चे माल खरीदते थे और अपने यहाँ लेकर जाते थे, और इस कच्चे माल को बनाते थे वस्तु, और फिर लाकर भारत में क्या कर देते थे? ये बेच देते थे। तो ये केवल भंडार गिरह थे। ये केवल भंडार गिरह थे, उत्पादन का केंद्र नहीं थे। ये उत्पादन का केंद्र नहीं थे। देखिए जरा आप दिमाग लगा के सोचिए, अगर आपके देश में कोई विदेशी कंपनी आएगी तो क्या होगा? आपके देश में अगर कोई विदेशी कंपनी आती है तो आपका लाभ होगा। लेकिन ये तो विनाश कर रहे हैं। असल में ये कर क्या रहे हैं? ये भारत में कच्चा माल खरीद रहे हैं, और कच्चा माल खरीद कर यूरोप ले जा रहे हैं, और यूरोप में क्या कर रहे हैं? उसको गुड्स के रूप में बदल रहे हैं। कह रहा पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव किस वर्ष जन आंदोलन भारत सरकार ने किया था? बेटा ये है 1961। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आएंगे, लेकिन जाएंगे सबसे बाद में। और गोवा आज़ाद होगा कब? 1961 में। गोवा आज़ाद होगा 1961 में। फ्रांसीसी बेटा 1954 में, जिसे आज आप कहते थे पुदुचेरी। ये पुदुचेरी बेटा 3 राज्यों में फैला है। एक है यमन, और ये यमन कहाँ पर है? यमन है आंध्र प्रदेश में। यमन है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा एक स्थान है पुदुचेरी। पुदुचेरी स्वयं कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। एक है कराईकल, ये कराईकल कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में। और एक है माहे कहाँ है? केरल में। और ये थी फ्रांसीसी बस्ती जो भारत में विलय होगा 1954 में। और यही मिलाकर आज पुदुचेरी है। तो भारत में कौन राज्य है जो 3 राज्यों में फैला है? पांडुचेरी फैला हुआ है। आगे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किस स्थान पर स्थापित हुई थी? ये असल में सही जवाब 1500 नहीं होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ है। 1500 में नहीं। पुर्तगालियों की पहली कोठी 1502 में तो वास्को डी गामा भारत आएंगे, और पुर्तगालियों की यहाँ 3 होना चाहिए। पुर्तगालियों की पहली कोठी लगेगी 1503 में। कहाँ पर? कोचीन में। कहाँ पर बेटा? कोचीन में। और पुर्तगालियों की दूसरी कोठी कब लगेगी? 1505 में। कहाँ पर? कुन्नूर में। कहाँ पर? कुन्नूर में। ये पुर्तगालियों की दूसरी कोठी लगेगी। तो क्या लिखा हुआ है? कहाँ पर? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। ये 1500 में नहीं होना चाहिए था। ये पेड्रो एल्वारेज कैल। जी बेटा सही जवाब है। ये 1500 कह रहा है। तो 1500 में कौन आया था? तो 1500 में आए थे पेड्रो एल्वारेज कैल। पेड्रेज अल्ब्रेजा। देखिए पहला पुर्तगाली यात्री 17 मई 1498 को कौन पहुंचेगा? 17 मई 1498 को वास्को डिगामा। और दूसरा पुर्तगाली यात्री जो 1500 में आएगा वो कौन आएगा? ये सही जवाब है। मुझे लगा वो कंपनी की स्थापना पूछ रहा है। नहीं, एल्बर्ट पेड्रेजा सही जवाब है उसका। एल्बर्ट पेड्रेजा। भारत से भारतीय वस्त्र का प्रमुख निर्यात वस्त्र बनाने का श्रेय किसे जाता? अभी बेटा बताया था, अभी जस्ट बताया था कि जो डच थे ये भारत में 2 कोठियां लगाए थे। एक सूती वस्त्र और क्या? नील। तो इनका मेन काम था क्या? सूती वस्त्र और नील। इन्होंने भारत में क्या किया था? सूती वस्त्र और नील उद्योग की क्या किया था? स्थापना किया था। आगे कह रहा डचों को भारतीय व्यापार अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। कौन सफल रहे? अंग्रेज।
अभी जस्ट आपने पढ़ा 1749 के कौन सा युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। 1749 में कौन सा युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध जिसने डचों को हरा दिया? तो अभी जस्ट बता रहा हूं बच्चा, देखो कहीं लिखा है 1759, बेटा गलत बोल दिया था मैंने, 1759, 49 नहीं, 1759 होगा वेदरा का युद्ध। 1759 होगा क्या? वेदरा का युद्ध। और ये बेदरा का युद्ध किसके बीच लड़ा जाएगा? डचों और अंग्रेजों के बीच लड़ा जाएगा, अंग्रेजों के बीच लड़ा जाएगा। और इसे निर्णायक युद्ध माना जाएगा, निर्णायक युद्ध माना जाएगा डच और अंग्रेज के बीच। और डच अपनी कंपनियां किसे दे देंगे? डच अपनी कंपनियां किसे सौंप देंगे? अंग्रेजों को क्या करेंगे? सौंप देंगे। वंडीवास का युद्ध किसके बीच निर्णायक युद्ध है? तो वंडीवास का युद्ध किसके बीच निर्णायक है? अंग्रेज और किसके बीच? फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वंडीवास का युद्ध, यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यानी कर्नाटक का तृतीय युद्ध। ये क्या है? ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच क्या है? यानी अंग्रेज डचों को भी हरा देंगे, अंग्रेज पुर्तगालियों को भी हरा देंगे, अंग्रेज डच को भी हरा देंगे, पुर्तगाली को भी हरा देंगे। पुर्तगालियों के साथ विवाह हो गया है और फ्रांसीसियों को भी क्या करेंगे? हरा देंगे। बक्सर का युद्ध आप जान ही रहे हैं, प्लासी का युद्ध आप जान ही रहे होंगे। आगे क्या? डचों ने अपनी पहली कोठरी 1605 में, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहां लगाया? मसूलीपट्टनम में। कहां पर लगाया? मसूलीपट्टनम में। सकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज, कहीं इसमें दिया हुआ है कैप्टन हॉकिंस? जी, हॉकिंस दिए हुए हैं। आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट्स सहकारी व्यापारी के नाम से लंदन में कुछ व्यापारियों ने किया था। जी सही जवाब है। देखिए बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन था, असल में उस कंपनी का नाम था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो गठित किया था, दो भाई थे। एक का नाम था जॉन वाट्स और एक का नाम था जॉन वाइट्स। जॉन वाट्स और जॉन वाइट्स, ये दोनों भाई थे। इन्हीं दोनों भाइयों ने 217 व्यापारियों का एक समूह बनाया था, 217 व्यापारी का एक समूह बनाया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या किया था? स्थापना। जरा ठीक से देख लीजिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बच्चे थोड़ा समझ लीजिएगा। जिसे आप ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, असल में उसका नाम क्या है? द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी। इसी कंपनी को आप कहते हैं क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी कंपनी को आप क्या कहते हैं बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आप जानें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दो बॉडी थे, एक था COP कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और एक था COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। स्थापना हुआ है 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा। 31 दिसंबर सन 1600 को, 31 दिसंबर ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ, कौन? महारानी एलिजाबेथ एकाधिकार दिया था। किस एक्ट के तहत? 1600 चार्टर एक्ट के तहत। कौन से एक्ट के तहत? 1600 के चार्टर एक्ट के तहत, 1600 को चार्टर एक्ट के तहत। ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये कर्नाटक का जब द्वितीय युद्ध पढ़ाऊंगा तो आपको बड़ी अच्छी स्टोरी है, उसके बारे में बताऊंगा। देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जिस जहाज से भारत पहुंचे थे। अब बेटा इस मामले में देखिए मतभेद है, इस मामले में मतभेद है। कुछ किताबों में लिखा है हेक्टर और कुछ किताबों में लिखा है रेड ड्रैगन, लेकिन NCERT में लिखा हुआ है क्या? हेक्टर नामक जहाज से 1608 में पहुंचा था। हाँ, उनके जहाजों के झुंड में रेड ड्रैगन भी एक जहाज था, तो कुछ किताबों में लिखा हुआ रेड ड्रैगन। अगला सवाल कह रहा, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी को कोठी खोलने की अनुमति? देखिए बच्चा, अभी जस्ट बताया था आपको, किस मुगल बादशाह ने? जहांगीर ने बताया था कि 1608 के
अनुमति को क्या किया गया, रद्द किया गया। इस अनुमति को क्या किया गया, रद्द। इसके बाद 1611 में क्या हुआ, स्वालिका युद्ध, और 1612 में अनुमति क्या हुआ, पुनः मिला, अनुमति क्या मिला, पुनः, और 1613 में कंपनी बनकर क्या हुई, तैयार। यानी 1608 की कंपनी कब बनी, 1613 में। तो 1613 में किसने पुनः अनुमति दिया था, जहांगीर ने दिया था। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह के दरबार में पहुंचा था। देखिए कहीं लिखा होगा सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में पहला व्यक्ति कौन पहुंचा था, हॉकिंस, और दूसरा कौन पहुंचा था, सर टॉमस रो। पूर्व व्यापारिक छूट किसने प्राप्त किया था, सर टॉमस रो ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल, 1639 में बेटा अभी जस्ट बताया था, फ्रांसिस डी ने 1639 में, देखिए थोड़ा सा, 1632 में जब गोलकुंडा के राजा अंग्रेजों के लिए गोल्डन फरमान जारी कर देंगे, गोल्डन फरमान, सुनहरा फरमान जब जारी करेंगे, सुनहरा फरमान, तब 1639 में एक व्यक्ति आएगा मद्रास, किससे मिलने, चंद्रगिरी के राजा से मिलने। चंद्रगिरी के राजा से मिलने पहुंचेगा क्या, मद्रास, और उसी व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम है फ्रांसिस डी। और चंद्रगिरी के राजा से मिलकर क्या काम करेगा, मद्रास, बेटा मद्रास क्या ले लेगा, पट्टे पर। मद्रास अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा, पट्टे पर। और 1640 में यही बनेगा सेंट पोर्ट डेविड जर्ज की यही क्या होगी, स्थापना होगी। क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर डेल्टा पर हरिपुरा में बलसेर यू में अपनी पीपली में कोठियां कब स्थापित की थी, ये 1651 में। ये हुआ है कब, 1651 में। ये कब हुआ है बेटा, 1651 में हुआ है। सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे देख लीजिए, ये हुआ है 1651 में। ये कब हुआ है, 1651 में हुआ है। अगला कह रहा, शाहजहां के पुत्र बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी निशान कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर देकर, ये मामला है 1688 का। ये मामला है 1688 नहीं, ये मामला है 1691 का। ऑप्शन कहीं ऑप्शन में है नहीं, ये 1688 नहीं, ये 1688 में नहीं बेटा, यहाँ होना चाहिए था 1691 में। इब्राहिम खां एक व्यक्ति रहेंगे, इब्राहिम खां, वो क्या काम करेंगे, 3000 रुपए लेकर अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की क्या दे देंगे, अनुमति। 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी लगा दिया गया था। बेटा चुंगी लगाया था किसने, औरंगजेब ने। जरा ठीक से सुनिएगा, 1679 में ये क्या काम करेंगे, औरंगजेब लगा देगा बेटा क्या, जजिया कर। जजिया कर के बारे में जान लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला जजिया कर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद बच्चे क्या काम करेंगे, अकबर पुनः जजिया क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अकबर पुनः जजिया समाप्त कर देंगे। देखिए होगा क्या कि 1562 में अकबर क्या करेंगे, राजा अकबर क्या काम करेंगे, आक्रमण करेंगे। और आक्रमण जब करेंगे तो एक लोग को देख लेंगे, आपको इतिहास में पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ बताऊंगा नहीं मैं अभी आपको क्वेश्चन पर देखिएगा। 1562 में देख लेंगे हरक्का बाई को, और हरक्का बाई से ब्याह कर लेंगे। और अगर आपको याद हो मान सिंह, तो मान सिंह के साथ दहेज चले आएंगे। आपको बताना हरक्का बाई किसकी बेटी थी, आपको कमेंट बताना हरक्का बाई किसकी बेटी थी। और 1562 में अकबर ने कहाँ आक्रमण किया था। तो जैसे ब्याह होगा तो अकबर क्या काम करेंगे, जोधा से पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए। तो 1562 में ये क्या काम करेंगे, सबसे पहले 1562 में अकबर का ब्याह होगा। 1563 में ये क्या काम करेंगे, ये बेटा तीर्थ यात्रा पे कर खत्म कर देंगे। 1564 में क्या करेंगे, अकबर जजिया समाप्त कर देंगे। 1562 में क्या काम करेंगे, दास प्रथा का अंत कर देंगे। दास प्रथा का क्या अंत कर देंगे, अंत कर देंगे। तो ये मामला किसका है, औरंगजेब पुनः क्या करेंगे, जजिया कर लगा देंगे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। आगे किस बादशाह के आदेश से मुगल सोनी 1686 में हुगली पर आक्रमण कर, इसमें कहीं होगा बेटा औरंगजेब।
औरंगजेब। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड। जब औरंगजेब ने 1680 में चुंगी कर लगाया तो सर जॉन चाइल्ड ने 1686 में पश्चिम बंगाल के हुगली को लूट लिया। बाद बेटा औरंगजेब ने अपनी केंद्रीय सेना भेजी और इन अंग्रेजों को मार्त 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 सब जाकर फुल्टा द्वीप में छुपे अंग्रेज लोग। फिर एक व्यक्ति आएगा जॉब चार नॉक, वो औरंगजेब से क्षमा याचना कर देगा और औरंगजेब उसे क्या करेंगे, माफ कर देंगे। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 2.5 लाख रुपए मुआवजा लेकर, अभी जस्ट बताया था बच्चे, किसने, औरंगजेब ने। किसने माफ किया था, औरंगजेब ने। माफी किसने मांगा था, जॉब चौर नॉक। जॉब चौर नॉक ने क्या मांगा था, माफी मांगा था। देखिए अंग्रेजों को सूतानाती गोविंदपुर और किलकत्ता। बच्चे 1698 में एक व्यक्ति होंगे अजीम उस शान, ये सब इतिहास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अजीम उस शान, ये 3 गांव की जिम्मेदारी, सूतानाती, किलकत्ता और गोविंदपुर, अंग्रेजों को दे देंगे जमींदारी। अंग्रेजों को क्या सौंप देंगे, जमींदारी। और 1700 में अंग्रेज लगाएंगे क्या, पोर्ट विलियम। क्या लगाएंगे, पोर्ट विलियम। और इसी पोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष बनेंगे सर चार्ल्स अय्यर। इसके क्या बनेंगे, प्रथम अध्यक्ष बनेंगे, प्रथम अध्यक्ष। और ये 1700 में क्या लगा देंगे। और बाद बचा 10,000 रुपए में गुजरात मिल जाएगा अंग्रेजों को। ठीक, देखिए अगला सवाल कह रहा किसके द्वारा, ये सवाल का उत्तर सरी क्या था, सूतानाती गोविंद पर जमींदारी की प्रथा सौंप दिया था। कब, 1500 रुपए में, 1200 रुपए में, 12,000 रुपए में, नहीं 10,000 रुपए में बेटा, 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए में, 12,000 रुपए में। क्योंकि 10,000 रुपए में क्या काम किया था, गुजरात को सौंपा था। 10,000 रुपए में गुजरात को सौंपा था। आगे, किसके द्वारा अरमो बंगाल ब्रिटिश व्यापार, मैग्ना कार्टर, फारूक सियर, कहीं ऑप्शन में है, फारूक सियर जी बेटा। 1717 में अंग्रेजों का महा मैग्ना कार्टर कहा जाता है। इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया था फारूक सियर ने अंग्रेजों के लिए महा मैग्ना कार्टर जारी किया था बेटा। फारूक सियर ने क्या काम किया था, फारूक सियर ने कहा था कि 3,000 रुपए अंग्रेज दें, बंगाल, बिहार और गुजरात में क्या करें, करमुक्त व्यापार करें। 10,000 रुपए दें, गुजरात में करमुक्त व्यापार करें। और बॉम्बे में जो टकसाल में मुद्रा छाप रहे थे अंग्रेज, उस पर लगा दिया था क्या, मुगल दरबार का मोहर, फारूक सियर। और वही मोहर कहा जाता है अंग्रेजों का महा मैग्ना कार्टर। अंग्रेजों का महा मैग्ना कार्टर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, पादरी रफल पिच, ये औरंगजेब के दरबार में नहीं थे। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था, शाइस्ता खान ने, अजीमुस्सान ने। ये वही जवाब है, अजीमुस्सान भाई साहब थे। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी, डुप्ले को जी, डुप्ले को। मुगल बादशाह कौन, अनवरुद्दीन ने। डुप्ले के संबंध में क्या सही है, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय दरबार में खर्च की नियुक्ति करवाया था। गलत जवाब, नहीं सही, ये सारे सही जवाब हैं, उपयुक्त सही सभी जवाब हैं बेटा। यही डुप्ले है जो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में किसी भारतीय नवाब को यूरोपीय शक्ति से हरा देगा। कौन, डुप्ले। तो इनमें से सभी जवाब क्या है, डुप्ले। ये 40 क्वेश्चन आपके इतिहास के थे यूरोपियों के आगमन से। कल हम लोग जीडी का दूसरा मॉडल पेपर करेंगे और परसों हम लोग करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो आपके जीडी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तब तक आप का कोई सुझाव है, कोई कमी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, अपनी विचार आप क्या करें, रख सकते हैं। कोई डिमांड है आपका, आप वो कर सकते हैं। कोई गलती है, उस पर सुझाव दे सकते हैं आप। चल ठीक, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा की तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।